बच्चा लोग, सोहम सर फिजिक्स, आराध्या क्लासेस, हाँ आज दोस्त तेरे लिए 11th साइंस फिजिक्स का चैप्टर 6 है ना, वर्क एनर्जी थियरम, हाँ उसका एक्सरसाइज का 5th सम है। ठीक, अच्छा है। ऐसे थियरिकल सम्स तो हमको करने ही चाहिए डील यार, इसमें से तो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। देख कैसी कैसी चीज़ें जो तूने चैप्टर में नहीं देखी ना, वो सारी और तुझे आएगी अभी, ये अपना गारंटी है, तू यहाँ से समझ के ही जाएगा। ठीक है, चल देख, सबसे 4 क्वेश्चन है जिन पे हमको डिस्कशन करना है, लिखना कुछ है नहीं खास, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लिखूंगा। सबसे पहला, द केसिंग ऑफ अ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू द फ्रिक्शन at whose expense is the heat energy required for burning obtained. At whose expense, किसकी वजह से is the heat energy required for burning obtained. burning जो केसिंग जल जाता है उसको जलने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? द रॉकेट और द एटमॉस्फेयर। केसिंग ऑफ रॉकेट मतलब जानता है, रॉकेट के ऊपर का लेयर भी बोल सकता है, ये रॉकेट के पीछे जो लगे होते हैं ना केसिंग्स, वो भी मतलब एक समझना लेमिनेशन टाइप पूरा समझ ले तू। हाँ, जो केसिंग क्यों जल जाता है, तो बहुत सीधी सी बात है रे। अब रॉकेट भी जाएगा तो एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको यूं तकलीफ देगा, घिसेगा, फ्रिक्शन होगा तो इस फ्रिक्शन में एनर्जी किसका जाएगा? एनर्जी रॉकेट का वेस्ट होगा, क्योंकि एनर्जी उसके साथ घिसेगा तो रॉकेट अपना एनर्जी घुमाएगा और लड़ के और आगे जाएगा। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी वो रॉकेट का डैमेज होगा और वो हीट में कन्वर्ट होगा और उससे केसिंग जलेगा। यस, तो इस केस में एनर्जी रॉकेट से मिलता है। मतलब और तो फिर ज़्यादा क्या, रॉकेट की ड्राइंग करूँ, केसिंग की ड्राइंग करूँ, क्या टाइम पास करना। समझ में आ गया ना कि रॉकेट और हवा जब घिसते हैं तो फ्रिक्शन जो होता है, उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट लड़ना इस रॉकेट को है, क्योंकि रॉकेट को ऊपर जाना है। तो रॉकेट अपना एक्स्ट्रा फ्यूल यूज़ करके जूम जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी इसका वेस्ट होता है, वो हीट में कन्वर्ट होता है और उससे केसिंग जलता है। समझा? वेरी गुड। चल नेक्स्ट वन, बी। ये थोड़ा और भी अच्छा है, इसमें शायद ड्रॉ करना पड़ेगा। कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। कॉमेट्स जानता है ना? हाँ, वो सन के अराउंड हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। हाईली एलिप्टिकल मतलब ये रहा जैसे सन, देख ये रहा सन। हाईली एलिप्टिकल मतलब जब सन के क्लोज आ जाए तो बहुत क्लोज आ जाए और दूर जाए तो बहुत दूर चला जाए। हाँ, लेकिन बीच में रहता सन है। तो देख जैसे इतना क्लोज है कॉमेट, ये इतना दूर गया फिर वापस क्लोज आ गया। देख, इसको बोलते हैं हाईली एलिप्टिकल। क्या बोलते हैं? हाईली एलिप्टिकल पाथ। ठीक है, मतलब जब गया तो बहुत दूर गया और आया तो बहुत क्लोज आया। दिस इज हाईली एलिप्टिकल पाथ। ओके, नो प्रॉब्लम। ये पूरा ऑर्बिट है यहाँ। चलो ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल टू द कॉमेट्स वेलोसिटी इन जनरल। हाँ, तो ये तो सच भी है ना। ये कॉमेट सन के अराउंड एंड अराउंड क्यों घूमता है? क्योंकि सन का ग्रेविटी इसको पकड़ के रखता है, जान ही नहीं देता है। हाँ, लेकिन वो ग्रेविटेशन फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, इज नॉट नॉर्मल। परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ, तो हमको पता ही है ना, तो क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे देख, तेरा कॉमेट घूमते घूमते यहाँ पे आ गया है ना, तो कॉमेट का जो वेलोसिटी है वो तो अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट होगा। इसका वेलोसिटी तो टेंजेंट के अकॉर्डिंग ऐसे होगा, और ये जो सन का ग्रेविटेशन फोर्स है वो तो इसको यूं पुल करेगा फोर्स। तो कहाँ परपेंडिकुलर है? इनके बीच तो इतना बड़ा एंगल बन रहा है। हाँ, तो मैंने कब बोला परपेंडिकुलर है? तो क्वेश्चन भी वही बोल रहा है कि नॉर्मल नहीं है। हाँ, तो नहीं है ना, इट इज ओके। तो करना क्या है? येट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स ओवर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट इज जीरो। तो जीरो ही होगा ना। क्या बोला? एवरी कंप्लीट ऑर्बिट, मतलब जब वो एक चक्कर पूरा कर लेगा तब ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो जीरो होना है। जीरो ही तो होना है, इसमें क्या है? वो नहीं पड़ा, ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स में पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, जैसे उसने यहाँ से स्टार्ट किया और वापस यहीं पे आ गया तो पोजीशन चेंज इन पोजीशन जीरो, तो वर्क डन भी जीरो। सिंपल सी बात है। तो हम ये आर्ग्यूमेंट पहला तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर थोड़ा और डीप में ले जाऊंगा। क्या कि ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स
सो वर्क डन डिपेंड्स ऑन पोजीशन नॉट ऑन पाथ। वो हाईली एलिप्टिकल है या परपेंडिकुलर फोर्स है या नहीं, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। और सर ऐसे क्लोज पाथ का पोजीशन 0 ले सकते हैं। एंड हियर पाथ इज क्लोज्ड, सो वर्क डन 0, वर्क डन इज 0। हो गया बस। तो वाई तो ये दिस इज वाई। हाँ, फिर भी तुझे समझना है तो और समझाता हूँ। ये जो ऐसा बोलना चाहते हैं ये लोग क्वेश्चन वाले कि देखो जनरली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। मान ले ये ले ले कांस्टेंट फोर्स है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो ना तब एंगल 90 होता है, तब वर्क 0 होता है। मतलब ये लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि एंगल 90 हो तो ही तेरा वर्क 0 हो। ये भैया ऐसा कचना ही है। हाँ, एंगल 90 होता है तब 0 होता है, ये सत्य है, लेकिन वर्क 0 है मतलब एंगल 90 ही होगा ना मुन्ना ना। ये रहा एग्जाम्पल तेरे सामने, देख ले। समझा ट्रिक क्या था? हाँ, अच्छा मान ले ये तेरा कॉमेट है ना, घूमते घूमते इधर आ गया, घूमते घूमते इधर आ गया, तब देख उसका वेलोसिटी वेक्टर तो ऐसे होगा। अब थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मेरी तरफ से, और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इधर इसको पुल करेगा सन, तब देख एंगल कितना होगा, थीटा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हम जब कंप्लीट पाथ की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे जब वर्क हुआ था उतना ही वर्क इस पॉइंट पे होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो 0 हो जाएगा। ये हाई लेवल थॉट थी, नहीं समझ में आई तो छोड़, तो इसको पकड़ के रख, ठीक है। चल तू स्क्रीनशॉट तो ले दे रहा, ले लिया स्क्रीनशॉट। चल अब नेक्स्ट सी। चलो नेक्स्ट सी। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर लॉसेस इट्स एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू डिसिपेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस, हाउएवर स्मॉल। तो कहाँ दिक्कत, ये तो होता ही है ना, एक सैटेलाइट है अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है बहुत थिन एटमॉस्फेयर के अंदर, और उसकी एनर्जी लॉस कर रहा है, तो करेगा ही ना। जो एटमॉस्फेयर का रेजिस्टेंस होगा, जो हवा उसको तकलीफ देगी, उसके अगेंस्ट लड़ेगा, तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इज ट्रू, जेन्यून होना ही है ना। ठीक है, आगे बढ़। वाई देन डज इट स्पीड इंक्रीज प्रोग्रेसिवली एज इट कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द अर्थ। हाँ, इसमें दम है कि वो उसका एनर्जी कम होता है। जैसे मान ले, समझा रहा हूँ, जैसे ये रहा अर्थ, ठीक है, और ये रहा अपना सैटेलाइट, ये रहा सैटेलाइट, ये इसके सराउंडिंग घूम रही हूँ, घूमा पहले, ठीक है। अब इसका एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस के साथ लड़ने में थोड़ा एनर्जी गया, तो मान ले अगला टर्न उसका थोड़ा छोटा होगा, फिर थोड़ा और छोटा होगा, तो नो प्रॉब्लम। क्यों भाई, इसने ऐसा थोड़ी बोला कि टर्न छोटा नहीं होना चाहिए। हो सकता है एनर्जी लॉस हो रहा है तो पूरा चक्कर अब नहीं काट पाएगा, वो कम एनर्जी के साथ कम लंबा चक्कर काटेगा। तो जैसे जैसे वो क्लोजर टू द अर्थ आता है उसका स्पीड इंक्रीज क्यों होता है, स्पीड इंक्रीज क्यों होता है? हाँ यार, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पता है? क्योंकि अर्थ के सरफेस से देख इतनी हाइट पर है वो, फिर यहाँ तक पहुँचेगा तो हाइट और कम हो जाएगा। तो हाइट कम हो रहा है मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है तो कहाँ जा रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ना। अरे यार, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना है तो इसको तो हाई होना है, क्योंकि इसको कांस्टेंट रहना है। कांस्टेंट रहना मतलब समझता है, जैसे ये 10 है, ये k है और ये v है। अब मान ले v कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा तभी तो ये 10 मेंटेन रहेगा ना। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज एज इट कम क्लोजर टू द अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ड्यू टू इट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, सो स्पीड इंक्रीजेज। वेरी सिंपल, खत्म बात। तो और क्या समझाऊं इसमें, हो गया ना। हाँ, पूरा इमेजिनेशन तो हुआ कि नहीं? यस। चल ले ले स्क्रीनशॉट। अगला वाला धांसू है ये ड्राइंग वाला,
चलो डी, इन फिगर द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 kg, नो प्रॉब्लम। 2 मीटर मास ऑफ 15 kg ऑन हिज हैंड्स। ये रहा, देख बेचारा अपने हाथ पे लेके जा रहा है, यूं जा रहा है, ठीक है आगे बढ़। ऑन हिज हैंड्स इन फिगर 6.13 सेकेंड, वो दूसरे वाले फिगर में, ही वॉक्स द सेम डिस्टेंस, 2 मीटर फिर से वॉक कर रहा है, पुलिंग द रोप बिहाइंड हिम, ऐसे रोप को खींच के जा रहा है ऐसे यूं, या हाँ, तो हो क्या रहा है उससे, द रोप गोज ओवर अ पुली, दिख तो रहा है ना सब कुछ, लिखते क्यों यार, सब दिख रहा है ना, आगे बढ़ो। एंड अ मास ऑफ 15 kg हैंग्स एट इट्स अदर एंड, ओके, इन विच केस इज द वर्क डन ग्रेटर, मतलब इस केस में वर्क डन ज़्यादा होगा या इसमें वर्क डन ज़्यादा होगा, पता नहीं भाई। वर्क डन पे बात करूँ उससे पहले अपना थोड़ा फिजिक्स लगाऊं, मुझे इस ड्राइंग में क्या क्या दिख रहा है देख। सबसे पहले तो जो लटक रहा है ना, उसके लिए यहाँ पे मुझे mg दिख रहा है ना, m मीन्स 15 और g मीन्स 10 ले ले तो ये हो गया मान ले 150 न्यूटन फोर्स। और ये स्ट्रिंग में क्या दिख रहा है, टेंशन, तो यहाँ पे भी टेंशन होगा। अच्छा ये दोनों इक्वल है ना, तो इसको भी 150 ले लूँ, ठीक है। अब देख भैया इधर कुछ दिख रहा है फिजिक्स, हाँ दिख रहा है ना, ये इसके हाथों में ऐसे ब्लॉक को पकड़ा हुआ है ना इसने, ऐसे हाथों में, तो ब्लॉक गिर क्यों नहीं रहा है, ये धांसू कंसेप्ट है रे, मजाक में मत ले। ये ब्लॉक है, जैसे देख मेरे हाथों पे यूँ रखा हुआ है, मैं यूँ चल रहा हूँ, तो ब्लॉक गिर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मेरे हाथों और इस सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो पकड़ के रखता है। कोल्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं उसको, दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है कोल्ड वेल्डिंग, जो हमको नहीं दिखता है, पकड़ ये फ्रिक्शन पकड़ के रख रहा है इसको। अभी एकदम स्मूथ कर दे हाथ, ये अपने आप गिरेगा, तो ये जो हाथों का फ्रिक्शन है ना, पाम्स का फ्रिक्शन, इसको पकड़ के रखा है फ्रिक्शन ने, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको रोकने वाली चीज़ कौन सी है, फ्रिक्शन फोर्स। तो मुझे तो भाई इस जगह फ्रिक्शन दिख रही हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ पे, और क्या ऑब्जर्वेशन करें। चलो ठीक है, तो इस केस में वर्क ज़्यादा हुआ, इस केस में काउंट कर लेते हैं, चलो कैलकुलेट करते हैं। पहले वाले फिगर में देखो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर। तो वर्क कुछ ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत कम होगा, है ना। ठीक है भैया आगे बढ़ो। ये वर्क डन वेरी स्मॉल आएगा, हाँ। वर्क डन बाय ग्रेविटी देखेगा तो ये तो पूरा जीरो ही आएगा। हाँ, मैं ग्रेविटी से नहीं समझा रहा हूँ, मैं स्टैटिक फ्रिक्शन से समझा रहा हूँ। हाँ, सोम बाबा का कुछ अलग होता है ना थॉट, यस। दूसरा कुछ बुक्स में दिया गया है ये पहले वाले केस में कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स जीरो, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड है और ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एंगल 90 बन रहा है, mg डिस्प्लेसमेंट cos 90। तो कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया गया वर्क डन जीरो। मैं क्या मना कर रहा हूँ, मैं तो अपनी थॉट लड़ा रहा हूँ फ्रिक्शन वाली। दूसरे में देख चल, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 300 जूल समथिंग, तो ये ज़्यादा है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करना है उसको। तो वर्क डन इन सेकेंड केस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन फर्स्ट केस। खत्म। ले ले तेरा स्क्रीनशॉट। आया मज़ा, सही में आया तो दोस्त दिल पे हाथ रख के सोच कि हाँ यार ये पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं आया कि क्या है, तो कमेंट में लिख डाल, जो भी तेरे को फील हुआ कमेंट में लिख डाल, ठीक है। चल दोस्त बाय।